हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, सभी को सबसे शिक्षा मिले और सभी को एक समान में बेहतर शिक्षा मिले, इसीलिए हमारा यूट्यूब चैनल काम करता है। और आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम निरंतर अपने मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट इस तरह बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो उन सभी अवस्थाओं में से आज हम देखेंगे चारों ही अवस्थाओं के नाम, और साथ में फिर हम देखेंगे आज शैशवावस्था। शैशवावस्था को आज की वीडियो में डिटेल से कवर किया जाएगा, और उसके बाद अन्य आने वाली वीडियो में बाल्यावस्था और किशोरावस्था को भी कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही डिटेल और फैक्ट वाइज वीडियो रहेगी। तो फ्रेंड्स, अपना पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, अपने नोट्सों को हाथों हाथ बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स ही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके एग्जाम टाइम में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। और देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शैशवावस्था की। बात शुरू होती है शैशवावस्था जब बच्चा जन्म लेता है। तो जन्म को कहते हैं जीरो बर्थ या जन्म कह सकते हैं। तो जन्म से लेकर बच्चा शैशवावस्था में प्रारंभ हो जाता है, और उसकी उम्र जो मानी गई है काल अवधि, वो माना गया है जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक। कहीं कहीं 5 लिखा होता है पुस्तकों में, और कहीं कहीं 6 मिला लिखा मिलेगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, जन्म से लेकर लगभग 5 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह आयु शैशवावस्था की आयु होती है। दूसरी बात आती है फ्रेंड्स बाल्यावस्था की। तो देखिए फ्रेंड्स, बाल्यावस्था की जो एज है 6 से वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की एज बाल्यावस्था की एज कहलाती है। और इसमें भी देखिए इसको खंडों में 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। अगर इनके काल की बात करें तो 6 से 9 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था का काल है, और 10 से 12 वर्ष का काल आपका उत्तर बाल्यावस्था काल है। देखिए, आपको कालों का पता होना बहुत जरूरी है। कई बार सीधा एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा कि बताइए 6 की, या तो क्वेश्चन बनेगा कि बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए 6 से 12 वर्ष। या पूछ सकता है कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है, या 6 से 9 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है, कि पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो आपको सीधा इनका जो कालक्रम है, कालखंड का कालक्रम आपको सीधा याद होना चाहिए। अब तीसरी बात आती है फ्रेंड्स किशोरावस्था की। तो 13 से 18 वर्ष, जब बाल्यावस्था से बच्चा निकलकर अगले स्टेज में जाता है तो वो उसकी होती है किशोरावस्था। उसमें 13 से 18 वर्ष तक किशोर बच्चा माना जाता है। और इसके भी 2 भाग हैं। पहली पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष तक, और दूसरी आती है फ्रेंड्स उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष तक। और इसके बाद बच्चा पहुंच जाता है प्रौढ़ावस्था में, जो कि 18 वर्ष से ज़्यादा की आयु होती है। तो इस तरह से देखा आपने, अगर 3 अवस्थाओं में शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक लगभग, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 13 से 18। और इसमें भी 2 पार्ट हमने देख लिए, बाल्यावस्था के पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, और किशोरावस्था के भी 2 पार्ट हैं, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं शैशवावस्था से। आज की वीडियो हमारी शैशवावस्था पर डिपेंड रहेगी। शैशवावस्था को ही हम देखेंगे, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार और उसके सिद्धांत, परिभाषाएं सभी जो भी हैं, सभी शैशवावस्था के बारे में देखेंगे। और आने वाली वीडियो में बाल्यावस्था और किशोरावस्था को भी डिटेल में कवर करेंगे। तो देखिए, शैशवावस्था जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है तथा 5 से 6 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है, क्योंकि ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होती है। देखिए, इस अवस्था में जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद 6 साल तक सबसे ज़्यादा मानसिक और शारीरिक विकास इसी अवस्था में होता है। सबसे ज़्यादा बच्चा जो सीखता है वो इसी अवस्था में सीखता है। तो इसलिए इस अवस्था को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और इस अवस्था में शिशु का जितना ज़्यादा निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है, उतना ही उसके भविष्य की जीवन में सफलता निर्भर करती है। जितना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस उम्र में शैशवावस्था में बच्चे को जितना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से निर्देशन दिया गया, उसको कंट्रोल नियंत्रण रखा गया, अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया और अच्छी सीख दी गई, तो आगे चलकर बच्चा भविष्य में काफ़ी ज़्यादा उन्नति प्रगति करता है। अब देखिए, शैशवावस्था के बारे में 2 फैक्ट्स हैं। जब बच्चा 2 माह का होता है शैशवावस्था में, तो बालक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। असल में उससे पहले क्या होता है, वो किसी भी वस्तु पर ध्यान, अपना अटेंशन हिला पाता है, लेकिन 2 महीने के होने के बाद वो वस्तु को एक टक करके देखना शुरू कर देता है, वस्तुओं पर ध्यान लगाना शुरू कर देता है। और 4 माह का होते थे बच्चा वस्तु को पकड़ने लगता है। जो उसके पास खिलौने होंगे या अपने माँ बाप का हाथ की उंगलियां होंगी या कुछ भी होगा बाल, उनको बच्चा पकड़ने लगता है, और उनको पकड़ के अपने मुंह में लाता है, चूसता भी है उन चीज़ों को, और अपने संवेगों की स्पष्ट अभिव्यक्ति करने लगता है कि उसको रोना, गुस्सा होना या भूख लगना, तो ये संवेग आएंगे तो उनकी भी स्पष्ट अभिव्यक्ति वो करना शुरू कर देता है। और इसी अवस्था को देखिए एक नाम दिया गया है समायोजन की अवस्था। इसी अवस्था को जब वो 4 माह में वस्तुओं को पकड़ने और संवेगों की अभिव्यक्ति करने लगता है, तो इसी को नाम दिया गया है समायोजन की अवस्था। और देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात नोट डाउन कीजिएगा। कुरोन ने कहा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। इन्होंने जो 20वीं सदी थी उसको बालक की सदी कहा, बालक की शताब्दी कहा कुरोन महोदय ने। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, सीधा पूछा जाता है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कुरोन महोदय ने इसको कहा है। अब देखिए, शैशवावस्था के अन्य नामों की बात कर लेते हैं। शैशवावस्था को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है,
एग्जाम में कोई और अन्य नाम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये सहस व्यवस्था के अन्य नाम है या सहस व्यवस्था के गुण हैं। देखिए तार्किक चिंतन असल में फ्रेंड क्या होगा, अतार्किक। तार्किक तो इसमें होता ही नहीं 6 साल तक। अतार्किक यहाँ मिस प्रिंटिंग हुआ, ध्यान रखिएगा आप, इसे कर लीजिएगा आप अतार्किक। इस उम्र को कहा जाता है अतार्किक चिंतन, क्योंकि इसमें बच्चा जो भी चिंतन करता है, सोचता विचारता है, वो बिना किसी तर्क के करता है। कोई तर्क नहीं लगाता, अपना दिमाग का बिल्कुल यूज नहीं करता, सिर्फ जैसा देख लिया, सोच लिया, समझ लिया, वैसे ही मानता है। तो इसलिए इसको कहा गया अतार्किक चिंतन की अवस्था। दूसरे इसको कहा गया खिलौने की आयु। देखिए इसमें फ्रेंड्स बच्चा 0 से 6 वर्ष तक, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक खिलौने से काफ़ी ज़्यादा खेलता है, इसीलिए इसको खिलौने की आयु कहा गया। इसमें बच्चा अपने दोस्तों मित्रों के साथ खेलना कम पसंद करता है। वो बाल्यावस्था के गुण है कि जब बच्चा अपने दोस्तों के साथ सामाजिकरण की भावना उसमें आ जाती है और दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना खेलना पसंद करता है, लेकिन इस उम्र में बच्चा खिलौनों से ही खेलना अधिक पसंद करता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। तो देखिए अनुकरण द्वारा बच्चा सीखता है, अपने बच्चों अपने बड़ों को देखकर अनुकरण करता है। जीवन का महत्वपूर्ण काल इसको कहा गया है। देखिए इसमें कभी डाउट मत कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर पूछ लिया जाए जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। और अगर पूछा जाए जीवन का महत्वपूर्ण काल या जीवन के सीखने का आदर्श काल, जीवन का महत्वपूर्ण काल या जीवन के सीखने का आदर्श काल, तो ध्यान रखना सहस्वावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श काल की या जीवन के महत्वपूर्ण काल की बात करें तो सहस्वावस्था के साथ आपका आंसर जाएगा। अगर बात हो जीवन का अनोखा काल तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। और संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी सहस्वावस्था को कहा जाता है। तो ये हो गए सहस्वावस्था के अन्य नाम, इनको आप नोट डाउन कीजिएगा। देखिए ऐसे ही जैसे मैंने लिखे हैं आप भी बिल्कुल पॉइंट वाइज ऐसे ही बनाकर इनको नोट डाउन करते चलेगा अपनी कॉपी में, और बाद में आपको एग्जाम के समय में इनको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। अब देखिए सहस्वावस्था से संबंधित कुछ कथन और परिभाषाएं भी हैं। सहस्वावस्था से रिलेटेड कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने एक परिभाषाएं कुछ कथन दिए हैं, तो उनमें से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैंने उनको इसमें लिखा है, और आप इनको सभी को जरूर ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि इनमें से एक ना एक परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती ही है। देखिए सहस्वावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो देखिए फ्रेंड्स सहस्वावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कहा है वैलेंटाइन महोदय ने। 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्राय अर्ध स्वप्नावस्था में रहता है। तो यह कहा है थॉर्नडाइक महोदय ने। व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह शुरुआत के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, सिगमंड फ्राइड महोदय का कथन है। सहस्वावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में काफ़ी अधिक होती है, वाटसन महोदय का ही कथन है। और प्रथम 6 वर्ष में बालक बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख जाता है। प्रथम 6 वर्ष में बालक बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख जाता है, ये गैसल महोदय ने कहा है। तो देखिए फ्रेंड्स वैलेंटाइन, थॉर्नडाइक, सिगमंड फ्राइड, वाटसन और गैसल, ये 5 मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी ये परिभाषाएं दी हैं सहस्वावस्था के बारे में। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं पांचों ही, और पांचों को ही आप अच्छे से याद कीजिएगा। और याद करने का तरीका क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये लगता है कि परिभाषाएं आपको याद नहीं हो पाती हैं तो इनका एक ही तरीका है, आप लिख लिख कर याद कीजिएगा। परिभाषा पहले आप देखिएगा, मन में बिठाइएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, कॉपी बंद करके एक रजिस्टर में पेन से लिखिएगा, देखिएगा आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, फिर दोबारा देख के फिर लिखिएगा, और ऐसे करके आप लिख कर याद करेंगे तो आपको फ्रेंड डेफिनेटली याद हो जाएंगी परिभाषाएं। अब बात आती है फ्रेंड्स सहस्वावस्था की विशेषता। सहस्वावस्था जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण काल है और इसकी अपनी विशेषताएं हैं, तो उनसे विशेषताओं को देख लेते हैं। और देखिए फ्रेंड विशेषताओं को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि विशेषताओं के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, तभी आप सहस्वावस्था को ढंग से जान पाएंगे। तभी आप, क्योंकि आप देखिए सभी भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, और आपको कल को जाके कक्षा में अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। उनको पढ़ाने के साथ साथ उनका व्यवहारिक ज्ञान भी आपको आना चाहिए, तभी आप उनको सही से पढ़ा पाएंगे, सही से उनकी विकास कर पाएंगे। तो इसीलिए सहस्वावस्था जब आप पढ़ाएंगे प्राइमरी स्कूल में, तो आप देखिए 3-4 साल का बच्चा स्कूल में आना शुरू हो जाता है, और लगभग 6 साल का भी उसमें पढ़ेगा। आपका बाल्यावस्था में बच्चा आपकी क्लास में पढ़ रहा होगा, तो आपको ये आना चाहिए कि कैसे बच्चे की किस अवस्था में है ये, और किस अवस्था की क्या विशेषताएं हैं, और कैसे उसको हैंडल करना, कैसे उसका विकास संतुलित और संपूर्ण विकास उसका करना है। तो सबसे पहले गुण आता है सहस्वावस्था की विशेषता आती है अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी। इस उम्र में बच्चा देखिए 0 से 6 साल का बच्चा काफ़ी अमेच्योर होता है। तो सहस्वावस्था में शिशु शारीरिक और बौद्धिक रूप से दोनों से ही अपरिपक्व होता है, ना तो उसका शारीरिक विकास हो पाता पूरा 6 वर्ष तक, ना ही वो मानसिक रूप से पूरा विकसित होता है। तो इसलिए कहा गया है कि बच्चा सहस्वावस्था में शारीरिक और बौद्धिक रूप से अपरिपक्व रहता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, और शिशु की उचित देखभाल उसे पूर्ण विकास की ओर ले जाती है। तो ये सहस्वावस्था की प्रथम विशेषता है। दूसरी विशेषता दोहराने की प्रवृत्ति। इस समय के दौरान शिशु में दोहराने की विशेष प्रवृत्ति होती है। ऐसा करने से उन्हें आनंद मिलता है, और जैसे माता पिता भाई व अन्य लोगों द्वारा कही गई बातों को सुनकर देखकर फिर उससे शिशु दोहराते हैं। जो भी उनके बड़े माता पिता भाई बहन जो भी उनके आसपास हैं, जो जैसा कर रहे हैं बोल रहे हैं, बच्चा उसको देखता है, सुनता, समझता है, और उसके बाद उसी तरह करने की उनमें एक विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी को कहा गया है दोहराने की प्रवृत्ति। सामाजिक भावना का विकास।
इस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का अभाव रहता है और वह अकेला ही खेलना पसंद करता है। मैंने आपको बताया, इसलिए इसको खेलने की आयु भी कहा गया। खिलौनों की आयु, खिलौने की आयु का मतलब यही है, ट्वाइस एज, कि इसमें बच्चा खिलौनों से खेलना अधिक पसंद करता है। उसको अपने दोस्त बनाना, उनके साथ रहना, खेलना पसंद नहीं। ये सब गुण उसमें कमाएंगे जब वो बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाएगा। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के बाद उसको अपने मित्रों के साथ रहना, खिलौनों से खेलना कम कर देगा, मित्रों के साथ देता रहेगा, मित्रों के साथ खेलेगा। उसको सामाजिकरण, घुल मिल के रहना काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन शैशवावस्था में वह अकेला ही खेलना पसंद करता है। परंतु देखिए, शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में, जब शैशवावस्था का समाप्ति होती है, होने वाली होती है लगभग 6ठे वर्ष में, और उसमें वो बाल्यावस्था में प्रवेश करने वाला होता है, उस समय बच्चे में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है और वह अन्य बच्चों के साथ भी मिलजुल कर खेलना व रहना पसंद करता है। तो शैशवावस्था खत्म होनी शुरू हो जाएगी और बाल्यावस्था आरंभ होनी शुरू हो जाएगी, और उसमें बच्चा सामाजिक भावना का विकास होने लगेगा और वो बच्चा अपने मित्रों के साथ अपने मित्र मंडली बना के उनमें खेलना, रहना, घूमना पसंद करने लगता है। स्वप्रेम की भावना, तो देखिए, इस अवस्था में शिशु अपने लोगों को ही पसंद करता है। एक तो अपने आप से बहुत प्रेम करता है शिशु, अपने को काफी प्रेम करता है, जिसको सिगमंड फ्राइड ने नार्सिसिज्म का नाम भी दिया है। आपको पता भी हो, एक शब्द है नार्सिसिज्म, जिसको कहा गया स्वप्रेम की भावना, जिसमें शिशु अपने लोगों को पसंद करता है, अपनी वस्तुओं को पसंद करता है और अपने आप से खुद से बहुत प्रेम करता है। तो स्वप्रेम की भावना काफी प्रबल होती है। शिशु को अपने माता पिता, भाई बहन के अलावा कोई और पसंद नहीं आता। इस अवस्था में शिशु दूसरे लोगों के पास जाना ही पसंद नहीं करता है। देखा होगा आपने, अगर छोटे बच्चे को, 5-6 साल के बच्चे को अगर उसके माँ बाप से दूसरे की गोद में देंगे आप किसी व्यक्ति की, तो बच्चा रोने लगता है, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं होता किसी और के पास जाना। उसको सिर्फ अपने माँ बाप या जो इनके साथ वो रह रहा है सुबह शाम, जिनके साथ वो समय बिता रहा है, उनके पास रहेगा या अकेला रहेगा। लेकिन किसी अनजान व्यक्ति के पास जाएगा तो रोना शुरू कर देता है। उसमें अपना अधिकार क्षेत्र पाने की तीव्रता रहती है तथा प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार चाहता है। जो भी उसकी वस्तु हो, उस पर अपना उसका अधिकार होता है कि वो वस्तु उसकी है, कोई उसको ले लेगा तो भी बच्चा रोना शुरू कर देगा, उस वस्तु को वापस मांग लेगा। तो यह है स्वप्रेम की भावना, बच्चे में शैशवावस्था में पाई जाती है। शैशवावस्था का एक ही प्रमुख गुण है। और देखिए फ्रेंड्स, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सभी फ्रेंड्स और से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम आपको पता ही है, गुरुजी स्टडी प्लान। और देखिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। बेल आइकन को दबाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन दबाने पर ही सबसे पहले मिल पाएगा। तो इसलिए हमारी किसी भी अपडेट से ना चूकें आप, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ साथ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक भी करें। आपको वीडियो पसंद आ रही हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, आते हैं इस टॉपिक पर अपने। अगली विशेषता देखते हैं शैशवावस्था की, जिज्ञासा प्रवृत्ति। शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति काफी अधिक होती है। बच्चा इसमें बहुत क्यूरियस होता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति कहेंगे क्यूरियोसिटी। इंग्लिश में वाले बच्चे फ्रेंड भी दिख रहे हैं, उनको बता देता हूँ, क्यूरियोसिटी। तो बच्चा इसमें काफी ज्यादा क्यूरियस होता है, उसकी ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत अधिक प्रबल होती है। और इसी कारण वह खिलौने से खेलता है, उसे पकड़ता है, उससे वो अपनी जिज्ञासा शांत करता है कि कैसे, अगर खिलौना कोई बज रहा है तो देखेगा कि क्यों बज रहा है, कोई खिलौना को तोड़ के देखेगा, कोई चीज़ घट रही होगी उसको बारे में समझना चाहेगा। बच्चों अपने माँ बाप से ये क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, कब, मतलब क्यों, कहाँ, कैसे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है बच्चा। क्यों पूछता है? क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा होती है और वो अपने चाहता है कि जितनी जिज्ञासा है उन सबका, उसको सवाल का, जो भी उसकी जिज्ञासा के सवाल हैं उन सभी को शांत करते रहो, उसके उत्तर देते रहो। तो इसमें बच्चा काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है। और इसी कारण से शिशु शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से सीखता है। और इसी जिज्ञासा प्रवृत्ति होने के कारण ही बच्चे में सीखने की गति काफ़ी तीव्र होती है। देखिए, ये बात सत्य है, अगर आप में किसी चीज़ को, किसी ज्ञान को जानने की अगर जिज्ञासा है, आपके अंदर बिल्कुल प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, तो आप उस चीज़ को तुरंत सीख जाएंगे। और अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है, आप जानना नहीं चाह रहे, तो आपको कितने सिखाया जाए आप उसको नहीं सीखेंगे या सीखना आप चाहेंगे नहीं। तो ये जिज्ञासा होना बहुत मस्ट है, और यह जिज्ञासा बच्चे में शैशवावस्था में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए बच्चा काफ़ी तेजी गति से चीज़ों को सीखता है। अगला बात आती है फ्रेंड्स विशेषता की, मानसिक विकास की। शिशु का मानसिक व शारीरिक विकास दोनों काफ़ी तीव्र गति से होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब बच्चा जन्म लेता है तो काफ़ी छोटा होता है और काफ़ी ज़्यादा वो बच्चा अपरिपक्व होता है। ना तो शारीरिक रूप से वो पूरा परिपक्व होता है, ना ही मानसिक रूप से। और इसलिए उसको जल्दी जल्दी वातावरण से समायोजन करना है, इसलिए वो काफ़ी तेज गति से मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी अपना विकास करता है। और इसी कारण मानसिक व शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र गति से इसमें होता है। और इसमें ध्यान, स्मरण, कल्पना, संवेदना और ये सभी विशेषताएं हैं उसमें काफ़ी तीव्र गति से विकसित होती हैं। दूसरों पर निर्भरता, इस अवस्था में शिशु दूसरों पर निर्भर रहते हैं। देखिए मैंने तो आपको जान ही रहे होंगे, इस अवस्था में जो शिशु होंगे वो काफ़ी स्वयं पर निर्भर नहीं रह सकते, वो अपने काम को खुद नहीं कर सकते। भोजन के लिए, भूख के लिए, प्यास के लिए, सोने के लिए, हर काम के लिए वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो ये इस शैशवावस्था की एक अन्य विशेषता है। अपना प्रत्येक कार्य व आवश्यकता के लिए वे अपने आसपास के, जो उसके आसपास जो भी
परिवारजन है या परिवार के अन्य सदस्य हैं उन पर ही वो पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं। तो दूसरों पर निर्भरता सहस्वावस्था की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। अब बात आती है फ्रेंड नैतिक भावना के अभाव की। इस उम्र में नैतिक भावना का काफी ज्यादा अभाव पाया जाता है। इस उम्र में बच्चे को यह नहीं पता होता, 0 से 6 वर्ष तक का बच्चा जो होता है, सहस्वावस्था का जो बच्चा होगा, उसको नैतिकता का पता ही नहीं होता। क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत, उसको कुछ नहीं पता होता। वह तो सिर्फ काम किस लिए करता है, कोई भी कार्य करेगा कि उसको उसमें आनंद आ रहा है, आनंद आने लिए कार्य करेगा, बाकी उसको इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि वो काम गलत है या सही है। चाहे वो काम गलत हो क्यों ना हो, वो उस काम को करेगा अगर उसको उसमें मजा आ रहा है। बच्चा मिट्टी खाता है, हम उसको डांटते हैं कि आप मिट्टी मत खाओ, लेकिन बच्चे को मिट्टी तभी खाता है क्योंकि मिट्टी खाने उसको मजा आ रहा होता है। तो इसमें बच्चे को ये नहीं पता कि मिट्टी खाना उसके लिए नुकसानदायक है, शरीर के लिए हानिकारक है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, लेकिन बच्चा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को सिर्फ अगर उसमें आनंद आ रहा है तो उस काम को वो करता रहता है। तो यही होता है नैतिकता की भावना का अभाव। तो ये तो काम बताया, नैतिकता की संबंधित बात भी इसमें आती है। बच्चे झूठ बोलने लगते हैं, लड़ाई भी करने लगते हैं बच्चे कई बार, तो उनको नहीं पता होता नैतिकता क्या है। तो नैतिकता तो वो बाद में वो वातावरण से सीखते हैं, समझते हैं। संवेगात्मक व्यवहार तथा मूल व्यवहार का प्रदर्शन। अब देखिए इस अवस्था में शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार करता है। संवेगात्मक व्यवहार क्या होते हैं फ्रेंड, जैसे रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना, तो ये सभी संवेगात्मक वो हैं आपके व्यवहार, जिनको आप संवेगों से अपने इमोशंस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस अवस्था में सबसे ज़्यादा बच्चा अपने संवेगात्मक व्यवहार द्वारा ही अपने जो भी उसकी स्थिति है उनको, आवश्यकताओं को प्रस्तुत या कह सकते हैं कि प्रदर्शित करता है। और ये सभी क्रियाएं संवेगात्मक रूप से होती हैं। आरंभ में शिशु में मुख्य रूप से 4 संवेग पाए जाते हैं। देखिए इसको ध्यान रखिएगा आप, 4 संवेग सबसे पहले शिशु में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वे? भय, प्रेम, क्रोध, पीड़ा। ये 4 संवेग सबसे पहले शिशु में पाए जाते हैं। जब शिशु पैदा होता है देखिए वो डरता भी है, भय भी उसमें होता है, प्रेम भी वो करता है अपनी माँ से, बाप से, और उसको क्रोध भी आता है कभी बच्चे को, और फिर उसको पीड़ा भी होती है, दुख भी होता है, दर्द भी होता है। तो यही 4 मुख्य संवेग हैं जब बच्चे में सहस्वावस्था पाए जाते हैं। हालांकि बड़ा होने पर उसमें और भी संवेग पैदा होते हैं, अन्य संवेगों का विकास होता है, लेकिन प्रारंभ में उसमें कुल 4 ही संवेग पाए जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे का अधिकार व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। जैसे भूख लगने पर रोना, भूख लगेगी तो बच्चा रोना शुरू कर देगा, यह उसकी मूल प्रवृत्ति है। और फ्रेंड मूल प्रवृत्ति की बात हुई है तो आपको पता ही है, मूल प्रवृत्तियां दी हैं मैकडॉगल महोदय ने, तो मूल प्रवृत्तियों पर ही उसका व्यवहार आधारित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सहस्वावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं उन सभी को विद डिटेल बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट और है इसमें, सहस्वावस्था में मानसिक व शारीरिक विकास संबंधित कुछ आंकड़े हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। देखिए हड्डियों की बात करें तो सहस्वावस्था में लगभग 270 प्लस हड्डियां होती हैं बच्चे के, और जब सहस्वावस्था से वो बड़ा होते होते बाल्यावस्था में पहुंचता है तो 270 से अधिक से हड्डियां घटकर 206 रह जाती हैं। कई हड्डियां आपस में मिलकर एक हो जाती हैं, 4 हड्डी मिली और 1 हड्डी हो गई, तो इस तरह से हड्डियों की संख्या कम हो जाएगी, और जब वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आएगा तो कुल 206 हड्डियां उसकी रह जाएंगी। तो इसमें हड्डियों की बात करें तो 270 से अधिक, 270 प्लस हड्डियां बच्चे में पाई जाती हैं। जन्म के समय बच्चे में दांत नहीं होते, ये तो आपको पता ही है, और बाद में दांत निकलते हैं। और देखिए दूध के दांत की बात करें तो 20 दूध के दांत होते हैं जो दोबारा निकलते हैं। एक बार निकलने के बाद ये तो टूट जाएंगे या खुद गिर जाएंगे, और उसके बाद दोबारा से दूध के दांत निकलेंगे। तो दूध के दांतों की संख्या बात करें तो 20 दांत दूध के दांत कहलाते हैं, जो कि 2 बार निकलते हैं। जन्म के समय बच्चे के वजन देखिए 3 किलोग्राम का बच्चा लगभग होता है। हालांकि कुछ किसी बच्चे का 3.5 किलोग्राम भी होता है, कुछ पौने 3 किलोग्राम भी होता है, लेकिन एक आमतौर पर जो एक आंकड़ा माना गया है, जो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होता है, 3 किलोग्राम, तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए इतनी तेजी से विकास होता है बच्चे का, जब बच्चा देखिए जब पैदा होता है उस समय तो उसका 3 किलोग्राम लगभग वजन है, और जन्म के 6 माह के अंदर ही उसका वजन लगभग दोगुना हो जाता है। तो 3 से 6 किलो उसका वजन होता है, कुल 6 माह के अंदर ही एकदम डबल हो जाता है अपने वजन का, क्योंकि वो काफ़ी तीव्र गति से विकास करता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। और मस्तिष्क के वजन की बात करें तो जन्म के समय 300 ग्राम बच्चे का, नवजात शिशु का मस्तिष्क का भार होता है, और लेकिन सहस्वावस्था के अंत तक पहुँचते जब तक 6 वर्ष की आयु तक वो पहुँचेगा तो उसका मस्तिष्क का वजन 1 किलोग्राम 250 ग्राम, लगभग 1.25 किलोग्राम उसका वजन हो जाएगा। 300 ग्राम से 1 किलोग्राम 250 ग्राम उसका वजन मस्तिष्क का हो जाता है। हृदय की धड़कन की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए सहस्वावस्था में हृदय काफ़ी ज़्यादा देर रखता है, लगभग 140 धड़कन प्रति मिनट उसकी धड़कन होती है। यही हृदय की धड़कन घटकर बाल्यावस्था में 100 प्रति मिनट रह जाती है, 100 धड़कन प्रति मिनट रह जाती हैं, और किशोर अवस्था में आती आती है और भी कम हो जाती हैं, तभी रह जाती हैं कुल 72 धड़कन प्रति मिनट, जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति की धड़कन पल्स रेट का ये हार्ट बीट का रेट माना गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की जो हार्ट बीट होती है वो 72 हार्ट बीट पर मिनट होती है। तो ध्यान रखिएगा, सहस्वावस्था में 140 होती हैं, बाल्यावस्था में 100 हो जाती है घटकर, और किशोरावस्था में 72 हो जाती हैं। लेकिन आपको अभी हम पढ़ रहे हैं कि सहस्वावस्था, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि 140 हार्ट बीट पर मिनट होती हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया करके कवर की है और लगभग 5-10 मिनट की वीडियो में हमने सहज व्यवस्था को बहुत ही डिटेल में जाना। और फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये सहज व्यवस्था बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी और कोई भी फैक्ट सहज व्यवस्था से संबंधित कोई फैक्ट मैंने नहीं छोड़ा है। इससे ही कोई क्वेश्चन बनेगा, चाहे परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे सहज व्यवस्था की विशेषताएं हो, चाहे सहज व्यवस्था के अन्य नाम हो, मैंने सभी को ही इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में टोटल पैकेज वीडियो के रूप में आपको ये वीडियो प्रदान कर दी गई है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।